सिपटा प्रशासन होगा, सुखी शासन देने की कोशिश होगी। जिस तरह से अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि कैबिनेट छोटी होने वाली है। फिलहाल आज 34 मंत्री जो है उनके साथ शपथ ले सकते हैं, जिसमें 20 जो है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री बताए जा रहे हैं। अभी ये सूत्रों के हवाले से आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है और किस किस को क्या कुछ मंत्रालय मिलेगा उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जो खबरें फिलहाल आ रही हैं। साथ ही हमारा पूरा वरिष्ठ पैनल होगा जो सार्क देशों को न्योता भेजा है उसको लेकर, खासतौर से नवाज शरीफ के यहां पहुंचने को लेकर, रिश्तों को लेकर, अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर, तो हर पहलू पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दें कि किस तरह से आज नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई पहुंचे हैं। जिस तरह से वहां पर भारतीय वाणिज्य दूतावास पर जिस तरह से हमला हुआ है रात में, उसके बावजूद वो यहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ महिंद्रा राजपक्षे, तमाम तमिलनाडु में उनका विरोध हो रहा है। जयललिता ने तो समारोह का ही बॉयकॉट कर दिया है, तो वो भी इस विरोध के बीच में यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ सुशील कोइराला भी नेपाल का रिप्रेजेंटेटिव करते हुए यहां पहुंचे हैं। नवाज शरीफ आए हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें भूटान की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश से भी उनके स्पीकर यहां पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम खास मेहमान होंगे। किस तरह के रिश्ते होंगे, खास तौर से देखना होगा कि रिश्ते पाकिस्तान से किस ओर जाएंगे। अफगानिस्तान से भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश है, तो उसके पीछे मंशा क्या है, क्या कुछ कूटनीतिक दृष्टि है वहां पर अफगानिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर। क्या अमेरिका जो इसी साल वहां से अपनी फौजें वापस करने वाला है उसका कोई एक मेजर रोल रहने वाला है। और मोदी की जो नीति है सार्क देशों के इस न्योते को लेकर, तो क्या इस न्योते की आड़ में सिर्फ पाकिस्तान का न्योता छिपा हुआ था या उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकें, या फिर वाकई में जो मोदी कहते हैं कि भाई विकास के नाम पर और आर्थिक सुधारक के तौर पर जो उन्होंने अपनी इमेज पोर्ट्रे की है, तो उसी पर कहीं ना कहीं वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सार्क देशों से कहीं ना कहीं बिजनेस टाइज यहां पर आगे रखकर। तो आर्थिक मकसद ज्यादा है बनस्पत सीमाओं के और तमाम दूसरे पहलुओं को सुलझाने से ज्यादा। चलिए, तो कैसा होगा मोदी का मंत्रिमंडल, कौन से चेहरे शामिल हो रहे हैं, किनको लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्या कुछ नतीजा निकलकर उससे सामने आ रहा है, चुनौतियां क्या होंगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह इस वक्त स्टूडियो में। आपका स्वागत है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं और विदेश मामलों के जानकार कमर आगा साहब भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सभी से बातचीत होगी। साथ ही बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज साथ साथ मौजूद थे मोदी जी के वो, और राजघाट जब वो नमन करने के लिए गए थे बापू को, तो वहां पर भी मौजूद थे, तो उनसे भी बातचीत करेंगे हम। शुरुआत करते हैं हम चर्चा की विजेंद्र जी आप ही से। ये बताइए, अभी खबरें आ रही हैं कि जोशी जी पहुंचे थे राजनाथ जी से मुलाकात करने के लिए, कुछ पता चल पाया? क्योंकि मंत्रिमंडल से तो सस्पेंस हट रहा है, लेकिन आडवाणी जी और जोशी का क्या होगा उस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, तो शायद आपको कुछ जानकारी हो पाई अभी तक? देखिए, राजनाथ जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जोशी जी अगर उनसे मिल रहे हैं, दोनों वरिष्ठ नेता हैं, जी जी, तो ये मुलाकात जो है ये लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। विजेंद्र जी की आवाज और तस्वीरें हम तक साथ नहीं पहुंच पा रही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई मुलाकात हुई, बात क्या हुई ये जानेंगे। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया तस्वीरों में कि तमाम सार्क देशों के नेता यहां पर पहुंच चुके हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। यहां पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शेष नारायण जी, नवाज शरीफ जी आ गए हैं, तमाम नानुकुर हाना सस्पेंस के बावजूद यहां पर पहुंच गए हैं, कल बातचीत भी होगी, तो मास्टर स्ट्रोक है या फिर फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और मोदी जो सिंबोलिज्म की राजनीति करते हैं उसी में एक और कदम है? नहीं, डिप्लोमेसी जो है, सारी की सारी जो डिप्लोमेसी, एक तो पहली बात साफ कर ली जाए कि कोई भी नीति, चाहे विदेशों से संबंध हो, अंदर के हों, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। और दो देशों के बीच में अगर रिश्ते वार के नहीं हैं तो डिप्लोमेसी के रिश्ते रखना मजबूरी है, वो रखे जाएंगे। तो डिप्लोमेसी के तरह तरह के प्रयोग हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ जब पाकिस्तान की स्थापना हुई तो अभी एक स्टेज तो ये भी आया था कि सरदार पटेल के पास जवाहरलाल नेहरू ने भेज दिया कि भाई वहां से बड़े रिफ्यूजी आ रहे हैं, पश्चिम यानी जो आज बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान था, और अब हम जाके वहीं पे ढाका में ही हम सब ठीक करेंगे। तो वहां से शुरू होकर आज यहां तक आया है कि अगर एक देश राष्ट्र का हेड ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे देश में जाता है,
चाहे जौला क्रिकेट देखने आवे, चाहे ये कसम खा रहे हैं मोदी जी तो उसमें शिरकत करने आवे, तो बड़ी खबर बन रही है। तो जाहिर है कि है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि राजनेताओं ने पाकिस्तान में पहल अपने हाथ से खो दी, इनिशिएटिव उन्होंने फौज को दे दिया। जब जनरल अयूब को उन्होंने सत्ता सौंप दी पाकिस्तानी अवाम ने, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान इस मुसीबत से निबर ही नहीं पाया है। हमारे यहाँ अभी पॉलिटिकल जो हैसियत है, जो सत्ता है, वो सिविलियन अथॉरिटी के पास है। चलिए, मैं कमार आगा साहब से भी यहाँ बात करूंगी कि यहाँ पर एक आपके पड़ोसी मुल्क में एक ऐसा नेता आके खड़ा हो जाए जो विकास और डेवलपमेंट के नाम पर इतना बड़ा वोट बैंक लेकर आता है, इतनी मेजोरिटी लेकर आता है। जब आपके पड़ोस में एक ऐसा नेता आ जाए तो इसका कुछ असर नेबरहुड कंट्रीज और उनके आवाम पर भी पड़ सकता है। वो भी अपने नेता से कैसी अपेक्षा उम्मीद करने लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ये काफी, ये जितने भी देश हैं ये सब बहुत अंडर डेवलप, बहुत ही पिछड़ गए हैं। और पिछले काफी दिनों से ये लग रहा है कि ये देश अकेले तरक्की नहीं कर पा रहे। इन सब का मानना ये है कि अगर ये सब मिल जाते हैं तो जैसे यूरोप ने तरक्की की या दूसरे क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने बनी और फिर आसियान बगल में है हमारे, उसने बहुत तरक्की की, तो इनका भी ये मानना है कि हम लोग सब मिल ही के कर सकते हैं। ये एजेंडा जो है नेशनल डेवलपमेंट का, जो लोकल था मोदी जी का, ये फैल रहा है, कोशिश की जा रही, बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है कि सार्क के सभी देशों को मिला दिया जाए। इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इस क्षेत्र का करना, ताकि सब लोग एक दूसरे की तरक्की आसान हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट एक तरह से जाएगा। ये ग्लोबलाइजेशन की एज में यही संभव है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान भी एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखती है। हालांकि जिस समय नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हैं, वो उनका बहुत, मैं समझता हूँ बहुत हिम्मत का काम किया उन्हीं ने। उनका आर्मी भी विरोध कर रही थी, कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं भी उनका विरोध कर रही थी, फिर उसके अलावा वहाँ के जो आतंकवादी संगठन हैं वो भी उनके खिलाफ थे। उसके बावजूद यहाँ पे आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हामिद करजाई साहब की मौजूदगी, ये भी एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है। $2 बिलियन का हमने वहाँ के डेवलपमेंट में खर्च किया है, और वहाँ के ऊपर सड़कें, बिजली, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाना, अस्पताल बनाना, इस तरह के बहुत से काम किए हैं जिसकी वो लोग बहुत सराहना करते हैं। और ये साल भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि अमेरिकन ट्रुप्स वहाँ से जा रहे हैं और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है। पाकिस्तान की अपनी कोशिशें हैं कि वो चाहता है कि वहाँ पे एक पाकिस्तान बैक्ड हुकूमत, कमजोर तालिबान को दोबारा चलाने, उस मौके को कहीं ना कहीं मोदी जी अपने फेवर में करना चाहते हैं। वैदिक साहब, अगर आपसे समझूं, आप अफगानिस्तान को बखूबी समझते हैं, जानते हैं, अगर वहां को समझें तो क्या मोदी जी यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि सेना वहां से जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है जिसको उनकी गवर्नमेंट भर सकती है और अपने लिए कुछ बिजनेस भी बटोर सकती है? नहीं, ये तो आगे की बात है। अभी तो मुख्य बात यह है कि एक जो जन दक्षेश का नक्शा ताल कटोरा की सभा में मैंने सामने रखा था, मोदी उसको लागू कर रहे हैं। और आप देखें कि मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है, लेकिन मैंने मॉरिशस को जन दक्षेश का या सार्क का, बृहत्तर सार्क का 16वां सदस्य बनाने की बात कही थी। ईरान और बर्मा को जोड़ना और 5 सोवियत सेंट्रल एशिया के पुराने रिपब्लिक्स को जोड़ना। तो वो सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स तो नहीं बुलाए गए, लेकिन नवीन राम गुलाम को बुलाया गया है। तो अभी मुख्य बात तो ये है कि इन सारे देशों में एक संदेश जाना चाहिए कि भारत की विदेश नीति का फोकस अब सुपर पावर्स की बजाय हमारे पड़ोसी देश होंगे। सुपर पावर्स की हम उपेक्षा नहीं कर सकते, हम आग्नेय एशिया की उपेक्षा नहीं कर सकते, पश्चिम एशिया की उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन पड़ोसियों पर हमें सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और जोर देने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि सारे पड़ोसी देश, हम लोग अब से 100 साल पहले तक एक ही परिवार थे। सबका राजा एक होता था, सबकी प्रजा एक होती थी, सबका रुपया एक होता था, सबको जोड़ने वाली सड़कें एक होती थी, सबकी भाषा भी लगभग एक होती थी। यानी कि जो बात यहाँ पे कमार आगा साहब ने कही कि कम से कम अगर आपको सामरिक दृष्टि से तमाम कुछ विवाद के बिंदु एलओसी पे हो सकते हैं और दूसरे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हो जाए डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि तमाम देश जो है फिलहाल अंडर डेवलप्ड हैं। शेष नारायण जी, अगर मैं यहाँ पर तमाम जो न्योता मिला है उससे आगे निकलकर मंत्रिमंडल की तरफ इस चर्चा को ले जाऊं, तो अभी हम देखेंगे कि महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है मंत्रिमंडल में, दिल्ली का अच्छा है, हरियाणा का अच्छा है। तो मोदी यहां पर अपने मंत्रिमंडल में भी एक छिपा हुआ मैसेज दे रहे हैं कि भाई जहां जहां विधानसभा चुनाव नजदीक हैं वहां वहां मंत्री कुछ ज्यादा दे दीजिए कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए।
पॉजिटिव क्या, ये लोग मंत्री लोग वहां मेहनत करेंगे, लड़ेंगे, और तमाम आपने देखा गुजरात में ही 7-8 जो पावरफुल एमएलएज थे उनको उन्होंने टिकट दिया, सब जीत के आ गए। तो वो अब सवाल यह है कि बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी तो है, लेकिन जो इनके खिलाफ पार्टियां हैं वो भी तो लामबंद होंगी ही। अब बिहार में आपने देखा शुरू ही हो गए हैं, तो इनको कुछ जिन जगहों पे चुनाव है वहां पावरफुल लोगों को ज्यादा ताकत, सरकारी ताकत देने की दरकार है, और वो उसी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी एक बात और है कि चूंकि जो घटक लोग हैं, समर्थक दलों का कोई दबाव नहीं है एनडीए पे, तो उनके पास फ्रीडम ज्यादा है अपने काम करने की। और दूसरी एक बात है कि मोदी ने अपनी पूरे पिछले कम से कम, पहले का तो हम लोग नहीं जानते जी, लेकिन जब से वो घोषित हुए सितंबर 2013 में, तब से अब तक उन्होंने एक नो नॉनसेंस आदमी के रूप में अपने को डेवलप कर लिया है। तो किसी की हिम्मत नहीं, जो उनके घनिष्ठ मित्र सर्किल है 4-5 लोगों के, राजनाथ सिंह है, अरुण जेटली हैं, उसके अलावा और किसी की हिम्मत नहीं कि उनको कोई सलाह वाला दे सके। चलिए, तो वो जो ठीक समझते हैं उस हिसाब से काम करें, मुझे लगता है लेजिटिमेट। बिल्कुल, मैंडेट जो उनके पास है वो खुद अपनी मर्जी से काम करने का मैंडेट भी है। विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, आज सुबह आपकी मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई, अगर आप हमसे साझा करना चाहें, क्या कह रहे थे मोदी जी? और दिल्ली के एक नहीं 2-2 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसी खबरें हैं। देखिए, मोदी जी बहुत खुश थे और पूरे उत्साह के साथ उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत बापू की समाधि पर वंदना कर और शपथ ले, और वहां पर गांधी जी की समाधि पर दर्शन कर उन्होंने अपनी शुरुआत की, और वहां पर उन्होंने भजन सुने। तो मैं समझता हूं कि आज शपथ ग्रहण समारोह है, शाम को मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह है, और आज शाम 6 बजे के बाद ये नई सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह चार्ज में आ जाएगी, और देश की एक नई शुरुआत आज शाम से होगी। नई शुरुआत से दिल्ली के भी 2 बड़े चेहरे शामिल होंगे विजेंद्र जी, उस पर क्या कहेंगे आप? अभी सब चीजें सामने आ जाएंगी आपके, तो फिर चर्चा कर लेंगे। मतलब आप तक तो पहुंच गई होंगी ना, जब हम तक पहुंच गई तो आपकी भी मुलाकात हुई होगी। डॉक्टर साहब का नाम है, सुबह मोदी जी ने उनसे फोन पे भी बात की है, इस तरह की भी खबरें हैं, आपकी बात नहीं हुई? देखिए, आपके सामने है, आज उन्होंने सबको बुलाया था, बातचीत की है वहां, और जलपान हुआ है, तो मैं अलग से उसमें आपको क्या कहूँ, आप दिखा तो रहे सब। चलिए, आप फिलहाल कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। यहाँ पर डॉक्टर वैदिक, एक अच्छी चीज तो कम से कम जिस तरह से मोदी ने गुजरात में एक प्रेसिडेंट सेट किया था कि भाई इधर उधर विरोधाभासी बयान नहीं आते थे, अंदर अंदर कुछ भी चलता रहे, मीडिया के सामने नहीं आते थे, कोई नाराजगी हो, कुछ भी हो। और अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में कि कोई भी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हो, बहुत सोच सोच के, संभल के कोई भी बयान दे रहा है। तो ये उन्हीं का असर है। हाँ, उनका भी असर है, और सब पर यह असर भी है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने उनके कंधों पर डाली है। इसलिए हर आदमी को बहुत फूंक फूंक कर, सोच सोच कर कदम बढ़ाना है, बोलना है, क्योंकि बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, बोलना भी करना जैसा होता है। यानी कि जो सपने बेचे थे अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया है, तो इसीलिए बहुत संभल के रखना होगा। यहाँ पर हमारा साहब, एक बात यहाँ समझना चाहूंगी, अगर फिर से हम पाकिस्तान से रिश्तों की बात पर लौटें, मोदी जी को जिस तरह का मैंडेट दिया गया है, भले ही यहाँ पर, और जो उनकी पार्टी की छवि है, कट्टरवादी हिंदू पार्टी की जो छवि है, भले उसे बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक इस तरह की लाइन की पार्टी वो मानी जाती है। तो ऐसे में पाकिस्तान में जो हिंदुओं की हालत है, जो उनके धर्मस्थलों की हालत है, सिखों ने कल पाकिस्तान की संसद के बाहर जाके प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों की बहुत अपेक्षाएं होंगी मोदी जी से कि अगर नवाज को वो बुला रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ बात करें। ये सही है कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनकी बहुत बुरी हालत है, उनका रहना जीना दुश्वार हो चुका है वहाँ पे, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो, यही नहीं बल्कि मुसलमानों में की भी जो कम्युनिटी हो, शिया कम्युनिटी या कादियानी जो हैं, वो सब बहुत प्रेशर में है वहाँ के अंदर, और बराबर मैसेकर्स तक हो रहे हैं, और उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत ही अफसोसनाक है, उसका जितना भी खंडन किया जाए कम है। मैं समझता हूं कि अभी
जो बातचीत का दौर चलेगा, आज या कल की मीटिंग होगी, उसमें ये मसले नहीं आ पाएंगे। इसलिए कि ये इस मीटिंग के अंदर कोई द्विपक्षीय बात यानी बायलैटरल निगोशिएशन नहीं होगा। ये मीटिंग बहुत छोटी सी है, इसमें केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और एक ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है मोदी जी का या नेशनल इंटरेस्ट की जो बातें हैं जो पहले से चल रही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनको सेट किया था, उसी एजेंडे को वो रिवाइव करने की, आगे बढ़ाने की बातचीत होगी। और जो पाकिस्तान सोच रहा है बातें, जो मिनिमम पॉइंट्स जिनके ऊपर कुछ एग्रीमेंट हो सकता है, उसकी बात इस मीटिंग में हो पाएगी तो और इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। शुरुआत कम से कम यहाँ पे की जा सकती है। कुछ मैक्रो